माननीय शैलेश गांधी जी, आपका स्वागत है। आप सर ज्वाइन करें प्लीज। नमस्कार नमस्कार सर। दोस्तों, हम कहते हैं भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है। लोकशाही का मतलब एक ही होता है, लोगों की शहंशाही। उस शब्द का और कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। तो लोगों की शहंशाही मतलब आप हर एक बादशाह या बेगम है इस देश के। मगर अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि आप बादशाह या बेगम हैं, बल्कि साधारणतया तो ये महसूस होता है कि आदमी जब सरकारी दफ्तर से बाहर निकलता है तो उसको गुस्सा आता है, झुंझुनाहट होती है, ह्यूमिलिएट फील करता है। तो फिर ये लोकशाही कैसे है, ये सवाल खड़ा होता है। अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। वो भी सेम मतलब निकलता है कि रूल आपका है, आप बादशाह या बेगम है। मगर जब आप बादशाह या बेगम के जैसे आपको कोई ट्रीट नहीं करता है तो फिर ये लोकशाही कैसे है? इसको हम लोकशाही कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? मेरे हिसाब से हम इसको लोकशाही कहते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्शंस का, वोटिंग का रीजनेबली फेयर सिस्टम है, जिससे हम लीडर्स बदल सकते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स बदल सकते हैं, असेंबली के मेंबर्स बदल सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं। वो जरूर है, मगर I would submit to you that having a fair system of elections and a constitution are necessary conditions for a democracy but are not the complete conditions. Heart and essence of democracy is the concept कि हर individual citizen is a sovereign in her right and she gives up part of the sovereignty to the station, to the nation, in return for which she gets the rule of law. Sovereignty of the individual, बादशाहत या बेगमियत इंडिविजुअल की। इसका मतलब क्या होता है? मैं एक जगह ये बात कर रहा था तो एक यंग लड़के ने मुझे पूछा कि शैलेश भाई, आप बात तो बड़ी चिकनी चुपड़ी करते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, सब बादशाह या बेगम हो गए, मगर क्या 130 करोड़ बादशाह और बेगम से ये देश चल सकता है क्या? तो मूर्ख जैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं दो उदाहरण दूंगा जो मैं बात कहना चाहता हूं उसके। एक उदाहरण है अमेरिका का। अमेरिका में सब कुछ अच्छा है ये नहीं कह रहा हूं, मगर लोकशाही के तौर पे कि 200 साल की लीड है अपने पे। वहां पे कोई भी इमिग्रेंट भारत, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान से गया हो, उसने अगर ग्रीन कार्ड के लिए या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हो तो बड़े आसानी से वो फोन उठा के पूछेगा कि मेरी एप्लीकेशन की क्या पोजीशन है, मेरी एप्लीकेशन कब कंसिडर होगी, कोई नुक्स है क्या, वगैरह वगैरह। और 99% उसे सामने के फोन से जवाब ढंग से मिलेगा, क्योंकि एक इंसान ने फोन किया है। बल्कि मैं ये कहूंगा सिर्फ लोकशाही नहीं, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स का बेस ये है कि हर इंसान को, हर भारतीय, भारत ने दुनिया भर के इंसान को मान सम्मान मिलना चाहिए। Sovereignty of the individual is the basis of all human rights, is the basis of democracy. उसके बिना लोकशाही हो नहीं सकती। आप सब भारत के पहले ग्रेड के, पहले दर्जे के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। अगर आपने राशन कार्ड में एड्रेस बदली करने को अप्लाई किया हो और यदि आपको जवाब ना आया हो तो मेरे ख्याल से ज्यादातर आप कोई फोन उठा के पूछेंगे नहीं कि मेरी क्या एप्लीकेशन की कंडीशन है। वहां जाएंगे तो भी 50% चांस है कि आपको ढंग से जवाब मिले, 50% ना मिले। मान सम्मान एक नागरिक का, एक इंसान का, ये फंडामेंटल मिसिंग है, तब तक लोकशाही बन नहीं सकती। ह्यूमन राइट्स का बेस क्या है कि मैं इंसान हूं, इसके लिए मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, मेरे कुछ राइट्स हैं क्योंकि मैं इंसान हूं। ये फंडामेंटल बेसिस है ह्यूमन राइट्स का, ये फंडामेंटल बेसिस है डेमोक्रेसी का। दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा और फिर हम और बात करेंगे। दूसरा उदाहरण, आप ये कहानी आप सब जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी करीब 125 साल पहले साउथ अफ्रीका में उस ट्रेन में चढ़े। गोरे ने ऑब्जेक्ट किया तो रेलवे ऑफिसर ने आके उनको उतार दिया ट्रेन से, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद। उसी कहानी में लिखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने एक टेलीग्राम भेजा कंप्लेन करते हुए कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी, और 12 से 14 घंटों में एक रेलवे अफसर ने आके उन्हें अगली ट्रेन में बिठा दिया। ये बहुत महत्व का मुद्दा है।
मोहनदास करमचंद गांधी उस देश का नागरिक नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी उस देश के कानून के हिसाब से दूसरे दर्जे का मानवी था। मानवी भी उस देश का कानून ये कहता था कि गोरा पहली दर्जे का मानवी है, हमारे जैसे चॉकलेटी रंग के या काले लोग सेकंड दर्जे के मानवी है। बावजूद वो उसने कंप्लेन किया टेलीग्राम से 125 साल पहले, और 12 से 14 घंटे में किसने रिस्पॉन्ड किया? क्योंकि एक इंसान ने कंप्लेन दी है। कहने की जरूरत नहीं है, आज के भारतीय रेलवे में यदि आप कुछ कंप्लेन देंगे 12 से 14 घंटे या 12 से 14 दिन में यदि आपको एक्नॉलेजमेंट मिले तो आप कहेंगे अरे मेरे को कम से कम जवाब तो मिला कुछ। मानव जात का, इंसान का मान सम्मान, ये सबसे मूल है लोकशाही का, ये सबसे मूल है ह्यूमन राइट्स का, उसके बिना कुछ होता नहीं है। तो आप कहेंगे सूचना के अधिकार को इससे क्या लेना देना है? भाई हमको तो सूचना के अधिकार के बारे में बात करनी थी, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपको वो बता रहा हूं कि ये सूचना का अधिकार लोकशाही को एस्टैब्लिश करने को ढंग से, ये अपना मूल है, ये फंडामेंटल है। उसके बिना लोकशाही बन नहीं सकती, उसके बिना लोकशाही हो नहीं सकती। और बाकी हम कहते हैं सिर्फ वोट देते हैं, ये हमारी जो है वो वोटशाही है, लोकशाही नहीं है। इसको मैं अंग्रेजी में डिफेक्टिव इलेक्टिव डेमोक्रेसी कहता हूं। सही में अगर लोकशाही है तो हम सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, हम सब एक दूसरे को भी मान सम्मान से देखें। सरकारी अफसर ही नहीं, सरकारी अफसर भी इंसान है, भारतीय नागरिक है, उसको भी वही बादशाहत है, मगर हम सबका एक लेवल पे बातचीत हो, एक इंसान का दूसरे इंसान से। ये सूचना का अधिकार, इसका मूल कहां पे शुरू हुआ? ये पहला ऐसा कानून 2 दिसंबर 1776 में स्वीडन में लागू हुआ, 250 साल पहले। उसके बाद करीब 150 साल ऐसा कानून कोई देश में नहीं था। अभी गई एक सदी के अंदर करीब करीब 120 देश के ऊपर ने ऐसा कानून अडॉप्ट किया है। उसको 3 नाम से बुलाया जाता है दुनिया भर में: एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ATI, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन FOI और राइट टू इंफॉर्मेशन RTI। ये तीनों सिनोनिमस नेम्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट के लिए ये तीनों नाम हैं। और ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि सरकार जनता की है, आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के रूलर हैं, आप इस देश के बादशाह हैं। अगर आप इस देश के बादशाह हैं तो हर सरकार में हर चीज आपकी है, मेरी, आपकी, हर एक की। यही बात मैं एक कॉलेज में कर रहा था तो एक यंग लड़के ने मुझे पूछ लिया, बोला शैलेश भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आप सच कहते हैं क्या कि हर चीज सरकार की मेरी है? मैंने कहा हाँ। तो कहा अगर एक सरकारी गाड़ी मुझे पसंद है तो मैं घर ले जा सकता हूं क्या? मैंने कहा नहीं ले जा सकते। बोले फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप एक बार कहते हैं कि मेरी है गाड़ी, सरकार की हर चीज मेरी है, और अब आप कहते हैं मैं घर नहीं ले जा सकता। उसका कारण सिंपल ये है कि सरकारी चीजों में 130 करोड़ भागीदार है हमारे। तो अगर एक गाड़ी एक आदमी ले जाएगा तो दूसरे 130 करोड़ लोगों का नुकसान हो जाएगा। मगर, और इसके साथ इस बात को जोड़ रहा हूं, इसको समझ लीजिए ध्यान से, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन सरकार के कंप्यूटर में है, फाइल्स में है, कबाट में है, वो भी मेरी है, हर इंसान की है, हर भारतीय नागरिक की है। और वो सूचना अगर मुझे दी जाती है तो किसी का नुकसान नहीं होता, दूसरे को सूचना नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं होता है। उसकी फोटोकॉपी दे, उसकी DVD दे, उससे दूसरे का किसी का अधिकार छीना नहीं जाता है। देयरफॉर जो भी सूचना सरकार में है वो मेरी है, मेरी खुद की, आप सबकी खुद की है, ये समझ के चलिए। और आप इस देश के बादशाह हैं, ये समझ के चलिए। इसी से सूचना का अधिकार लिंक्ड है। अगर सूचना मेरी है तो मैं ले सकता हूं। अपवाद रूप में कुछ सूचना नहीं देना, उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर ज्यादातर सूचना मेरी है, मेरी मालिकी है, मेरा मालिकी अधिकार है। जैसे आपका घर, जैसे आपके घर पे आपका मालिकी का अधिकार है, वैसे ही सूचना आपकी मालिकी की है, इसलिए वो मिलना आपका अधिकार है। आपकी मालिकी की चीज आपको कोई नहीं कह सकता क्यों चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कुछ कारण होना चाहिए। कारण क्यों होना चाहिए? अगर मेरे घर में कबाट है तो मैं कबाट 100 बार दिन में खोल सकता हूं और देख सकता हूं, मुझे किसी को कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी मालिकी की है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सूचना के अधिकार का है कि जनता की मालिकी है सरकार पे, जनता की मालिकी है जो सूचना सरकार के पास है। और इसलिए
जनता का अधिकार है कि वो उनको सूचना मिले। अब भारत में इसका कब शुरुआत हुई? 1975 में। एक मिनट मैं पूछ लेता हूं, अंग्रेजी बेटर होगा या हिंदी बेटर होगा? हिंदी 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 ना? हाँ। नहीं तो कभी एक आध बार ऐसा हुआ था मैं हिंदी में पूरा बोल गया, लोगों ने बोला सर आप अंग्रेजी में बोलते तो बेहतर रहता। तो ये पूछना भूल गया मैं, मेरी गलती है। बहरहाल भारत में 1975 में जस्टिस मैथ्यू ने राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी के केस में क्लियरली कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, कि सूचना का अधिकार भारतीय नागरिक का अधिकार है। एंड उस जजमेंट में तो ये कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी की बात छोड़ के सब सूचना जनता को मिलनी चाहिए। सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी अपवाद रूप होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब कहेंगे तो फिर नेशनल सिक्योरिटी रहना मुश्किल होगा। उसके बाद थोड़ी बहुत बातें होती थी। 1986 में जस्टिस सावंत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया कि सूचना का अधिकार ऐसा होना चाहिए भारत का। उसके बाद अगेन कुछ बातें चलती रही, मगर सबसे बड़ी मूवमेंट जो इंडिया में हुई वो राजस्थान में देवडुंगरी गांव में हुई। वहां पे 3 यूनिक लोग एक साथ मिले। अरुणा रॉय, जिसने अपनी आईएएस अफसर की नौकरी छोड़ दी बहुत यंग उम्र में और वहां पे आ गई। निखिल डे, उनसे भी आधी उम्र का लॉयर जो अमेरिका में लॉ पढ़ के आया था, और शंकर सिंह, वो देवडोंगरी में ही रहता था। ये 3 लोग मिले। शंकर सिंह गांव का आदमी था, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, मगर वो बहुत अच्छा है लोक साहित्य में, गीतों में, कहानी में सब समझाने में। ये 3 लोग साथ मिले और कहा लोकशाही का मतलब लोगों को हमें समझाना है, लोगों को उनके अधिकार दिलाना है। वहां से ये शुरू हुई कहानी। तो वो देवडुंगरी में एक छोटे झोपड़े के अंदर रहते थे तीनों। अरुणा रॉय आईएएस ऑफिसर रह चुकी थी, वो तीनों उस झोपड़े में रह चुके थे। मैं वहां झोपड़े में गया हूं, उनका देखा है। न बत्ती थी न पानी था, कुछ पानी भी वेल से निकालना पड़ता था, कुएं से निकालना पड़ता था। मगर वहां पे रह के वो लोगों से बात करना शुरू किए कि आपकी तकलीफें क्या है, लोकशाही का मतलब क्या है, आपके अधिकार क्या है। तो बातों बातों में ये बात निकली कि मस्टर रोल जो होते हैं, जो काम वो करते हैं, एनआरईजीए जैसे दूसरे प्रोग्राम थे उस टाइम पे गवर्नमेंट के, उसमें उनको वेतन ठीक से नहीं मिलता है और उन्हें कोई पेपर बताता नहीं है। जो पैसा दिया वो ले लो और कुछ आप इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो। और वैसे ही एक दिन गांव में चौराहे में लोग बैठे थे और ये बातें हो रही थी कि सरकार भ्रष्टाचारी है, अफसर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं वगैरह वगैरह। एक बूढ़ी अम्मा 80 साल की, उसने कहा कि अरे भाई आप लोग सब बात करते हो, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, आप सब पढ़े लिखे नौजवान हो, आप जाके सरकारी दफ्तर में देखो ना पेपर्स को, और वो पेपर में क्या लिखा है, कागजों में क्या लिखा है। सबने कहा अरे कौन हमें दिखाएगा, हमारा क्या अधिकार है कि कोई अफसर हमें कुछ बताए। ये मैं बात कर रहा हूं 1992 की, 1992 की। और ये बूढ़ी अम्मा ने बहुत बड़ी बात कह दी। वो समझ गई थी, उसके रुधिर में आ गया था कि मैं इस देश की महारानी हूं। उसने कहा कि ये लोकशाही है और मैं इस देश की रानी हूं। अगर मैं इस देश की रानी हूं तो सरकार मेरी है, और सरकार मेरी है तो जो पैसा खर्च होता है वो मेरा है। तो वहां से शुरू हुआ एक स्लोगन जो सूचना के अधिकार का बहुत माना हुआ स्लोगन है, हमारा पैसा हमारा हिसाब। जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो ये स्लोगन जरूर बोलते हैं, हमारा पैसा हमारा हिसाब। पैसे आपने किसी को 100 रुपए दिया हो कुछ लाने को, तो आप पूछते हो उसका हिसाब, तो उसने कहा भाई हिसाब मिलना चाहिए। लोगों को बात तो समझ में आई। वो गए वो बीडीओ की ऑफिस में और कहा कि भाई हमें ये जो लास्ट 1 साल 1.5 साल में जो खर्च किया है गांव में, उस पैसे का हिसाब देखना है। बीडीओ ने भगा दिया उन्हें। उन्होंने कहा तुम होते कौन हो, तुम क्या कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, समझते क्या हो अपने आप को। उन्होंने कहा हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के बादशाह हैं। बीडीओ ने कुछ सुनवाई नहीं की, पुलिस को बुला के उनको बाहर हटा दिया। वहां पे
एजिटेशन शुरू हुआ और वो एजिटेशन में धरने हुए, स्लोगन्स बने। 10-15 दिन में कलेक्टर आए, मिनिस्टर आए, उन्होंने माना कि नहीं ये तो अधिकार है लोगों का, और वो कागज दिखाए गए। उनमें से कुछ 1000-2000 रुपए का कुछ गवर्नरों ने 1992 में पकड़ा। मगर उससे बड़ी बात यह हो गई कि लोगों को यह महसूस हुआ कि सचमुच सरकार मेरी है, सरकार में जो कागज है, जो सूचना है वो मेरी है, मैं उसको देख सकता हूं। तो ये कहानी शुरू हुई थी वेतन से, गरीब किसानों नहीं, गांव के लोगों की। उसके बाद ये मूवमेंट बढ़ी और धीरे धीरे राजस्थान के अंदर ये मूवमेंट बढ़ती गई। धरने किए गए सरकार को ये बोलने को कि इस तरह का आपको कानून लाना चाहिए जिससे लोगों को, क्योंकि ये मूलभूत अधिकार है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था, मगर ये मूलभूत अधिकार का अमल कैसे करना, किसको जाके कोई कहे कि मुझे सूचना दो, कौन सूचना देगा, कितने टाइम में देगा, कैसे देगा, इसका कोई निर्धारण नहीं था। उसके बाद 9 स्टेट्स ने ऐसा कानून बनाया। सबसे पहला स्टेट जिसने ऐसा कानून बनाया वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 1997 में ऐसा कानून बनाया सूचना के अधिकार का, मगर वो कानून बहुत बेकार था। वो कोई लोन लेनी थी किसी वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उन्होंने कहा जब तक आपके पास ट्रांसपेरेंसी का कोई कानून नहीं होगा हम लोन नहीं देंगे। तो लोन मिले, इसके लिए उन्होंने कानून ऐसे ही पास किया जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। 9 राज्यों में धीरे धीरे ऐसा कानून आया। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कानून आया और उसके लिए श्रेय जाता है अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे ने इस पे अनशन किया और कहा यहाँ पे कानून आना चाहिए। 2003 में महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार का बहुत ही अच्छा ढांचा बना और जो नेशनल एक्ट है वो काफी हद तक महाराष्ट्र एक्ट से इंस्पायर्ड है। दिल्ली में भी अच्छा कानून था, तो दिल्ली और महाराष्ट्र 2 स्टेट्स में ये कानून का रीजनेबल कुछ अमल हो रहा था। यूपीए जब इलेक्शन लड़ी 2004 में, तो उनके मैनिफेस्टो में ये उन्होंने लिखा था, अलग अलग चीजें उन्होंने प्रॉमिस दी थी जैसे सब पार्टीज करती हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब बराबर कानून बनाएंगे। उसके पहले जो सरकार थी उसने एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कानून बनाया था, मगर वो कानून में भी कोई दम नहीं था, वो कानून से कुछ अमल नहीं हो पाता था। अब यूपीए की सरकार बनी और फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी या नहीं बनी, जो भी हुआ, उन्होंने अपना एक एनएसी शुरू किया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें इस तरह के लोगों को लिया जो नॉर्मली सरकार में नहीं होते हैं। अरुणा रॉय को लिया, जयप्रकाश नारायण आंध्र के जो है उनको लिया, ड्रा ड्रीस, आपको शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, ड्रा ड्रीस करके एक जबरदस्त इंसान है, बेल्जियन सिटीजन है, वो बेल्जियम का रहवासी था। वो भारत आया 22-25 साल की उम्र में और उसने यहाँ पे गांवों में काम करना शुरू कर दिया। वो कुर्ता पजामा पहनता है और बड़ा इकोनॉमिस्ट है। अमर्त्य सेन के साथ उसकी एक किताब निकली है। ये सब लोगों ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि भाई आपका मैनिफेस्टो क्या आप अमल कीजिए। प्राइम मिनिस्टर को ये लगा कि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन में फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, तो वो जल्दी करने को उनको इच्छा नहीं थी। तो उन्हें लगा राइट टू इंफॉर्मेशन में कुछ है नहीं, दे देते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून बना और जनता के सहभाग से बना। मैं भी था उसमें और कई लोग थे, करीब 30-40 लोगों को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया, हमारा बयान लिया, सुझाव लिए और ये कानून वहां से बना। और 2005 मई में लोकसभा और राज्यसभा ने ये कानून पारित किया और उसमें ये था कि प्रेसिडेंशियल एसेंट जब मिले, जो मिली जून 15 को, उससे 120 दिन के अंदर ये कानून लागू होना है। अक्टूबर 12 विजयादशमी का दिन था, तब से आरटीआई का कानून पूरे देश में लागू हो गया। ये बैकग्राउंड आपको बताया क्योंकि ये बहुत महत्व का है समझना कि ये सूचना का अधिकार का कानून कहां से आया, कैसे आया। अब हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं जरूर सीख समझ लेंगे कि कानून क्या है। ये कानून बहुत सरल है, गांव के लोग समझते हैं ये कानून को, जरा सा मेहनत की तो। और आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, इसको समझने में कोई तकलीफ
नहीं होगी। तो कानून के मैं प्रावधान आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, और आपको कुछ कानून के प्रावधान में अंग्रेजी में बताऊंगा, समझाने की कोशिश हिंदी में करूंगा, और कुछ न समझ में आए तो क्वेश्चन आंसर के टाइम पे मुझे पूछ लीजिएगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं मेरा प्रेजेंटेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 शैलेश गांधी, आरटीआई का बहुत ही महत्व का है। इसको अगर समझ लिया और बराबर से अमल किया तो सचमुच अपनी लोकशाही बहुत बेहतर हो सकती है। इसका प्रियम्बल देख लेते हैं। प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव बताता है कि ये कानून का क्या मकसद है। Whereas the Constitution of India has established a democratic republic, and whereas democracy requires an informed citizenry and transparency of information, which are vital to its functioning, and also to contain corruption and to hold governments and their instrumentalities accountable to the governed, and whereas revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests, including efficient operations of the governments, optimum use of limited fiscal resources, and the preservation of confidentiality of sensitive information. And whereas it is necessary to harmonize these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal. बहुत सुंदर तरह से इसका रचन किया है। देश के सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, जानकार होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सूचना की बहुत महत्व की है लोकशाही चलाने को। और ये माना पार्लियामेंट ने कि इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करेंगे तो एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे पब्लिक इंटरेस्ट के, इंक्लूडिंग एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड फिस्कल रिसोर्सेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मगर ये कहा गया कि whereas it is necessary to harmonize these, इनका मेल करना चाहिए, इनको हार्मोनाइज करना चाहिए इस तरह से कि सरकार भी ढंग से चले, लोकशाही भी बराबर चले, और जनता के मान सम्मान का भी कार्यक्रम हो। ये जो है ये सूचना के अधिकार का ये कानून करता है, और ये हार्मोनाइज कानून में किया है। अपना आरटीआई का कानून जो है वो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे बेहतर कानून है। मैं प्रोविजंस देखा है, इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले 5 में आते हैं हम, मगर वो रैंकिंग छोड़ दीजिए, सचमुच ये बहुत ही जबरदस्त कानून है। इसका अमल हम लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं और न करवा रहे हैं, इसके लिए हमारी भी जिम्मेवारी है मेरे ख्याल से। अभी हम ये देख लें कि इंफॉर्मेशन मतलब क्या। हम बात कर रहे हैं सूचना की, सूचना मतलब क्या। Information means any material in any form, including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, circulars, etc., etc., and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force. सिंपल तरह से कहूं तो इंफॉर्मेशन मस्ट एग्जिस्ट। जो हयात है वो इंफॉर्मेशन है, जो हयात नहीं है वो इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप पूछते हैं कि मेरी एप्लीकेशन मैंने दी थी पानी के कनेक्शन की, उसकी प्रगति क्या हुई, वो सूचना है जो रिकॉर्ड पे है। मगर यदि आप पूछते हैं कि मुझे पानी का कनेक्शन मिलेगा या नहीं अगर मैं अप्लाई करूं तो वो सूचना नहीं बनती है, क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं होगा कि आपको पानी का कनेक्शन देना है या नहीं। जो रिकॉर्ड पे है वही सूचना है। वो रिकॉर्ड पे इट कैन एग्जिस्ट एज पेपर, इट कैन एग्जिस्ट ऑन द कंप्यूटर, इट कैन एग्जिस्ट एज अ बिल्डिंग, वो भी सूचना है। रास्ता भी सूचना है। जो एग्जिस्ट करता है वो सूचना है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो सूचना नहीं है। ये क्लियर समझ लीजिए। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेटी व्हिच कैन बी एक्सेस बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो प्राइवेट बॉडी है जो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, उसके बारे में यदि आपको इंफॉर्मेशन, तो जो सूचना पब्लिक अथॉरिटी के पास होनी चाहिए या है वो आपको मिल सकती है अंडर द लॉ। वो जो सूचना ले सकते हैं, मगर ये नहीं कि आपने कहा कि ये प्राइवेट अथॉरिटी से जाके ये लेके आओ, वो लेके आएंगे। तो ये बहुत सरल समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन मस्ट एग्जिस्ट। ये कानून का क्या मतलब है? ये इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है। आपने जो किया उसका ब्यौरा दीजिए, उसकी मुझे कॉपी दीजिए, वो सूचना है, इंफॉर्मेशन है। सूचना किसको देनी है? कानून ने कहा है पब्लिक अथॉरिटीज को सूचना देनी है। वो पब्लिक अथॉरिटी कौन है? पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। A, B and C effectively cover everything that you call government. पंचायत,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है या एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो पार्लियामेंट के कानून से बनी है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी और इस कानून के तहत आती है। डी जो है, बाय नोटिफिकेशन इशूड ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर नोटिफिकेशन इशू करके कोई संस्था बनती है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज सरकारी नोटिफिकेशन से बनती है, उसके सिवा वो यूनिवर्सिटी नहीं कही जाती है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है और इस कानून के तहत आती है। एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड, जिसको हम प्राइवेट संस्थान कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बना, पार्लियामेंट से नहीं बना, स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं बना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से नहीं बना, मगर जो बॉडी ओन्ड है गवर्नमेंट का, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब है, दीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। 50% के ऊपर जहां इक्विटी है वो ओनरशिप हम कहते हैं। कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल करती है सरकार, और वो ये कंट्रोल रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है, ये एक्चुअल कंट्रोल है, एक्चुअल कुछ उसको इफेक्ट कर सकता है कंट्रोल, उसकी बात करेंगे। और सब्सटैंशियल फाइनेंस्ड, या जिसमें काफी पैसा सरकार का हो। वापस वही याद करूंगा, हमारा पैसा हमारा हिसाब, जहां पैसा मेरा लगता है उसका हिसाब लेने का मेरा अधिकार है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दो उदाहरण आपको दूंगा। आजकल काफी कंट्रोवर्सी चली है पीएम केयर्स फंड की। वो कहते हैं ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसके लिए हम आरटीआई में इसकी कुछ सूचना नहीं देंगे। वो कंप्लीटली गलत है। उन्होंने क्या किया है, एक पैराग्राफ रखा है ट्रस्ट डीड में, जिसमें ये कहा है कि ये सरकार नहीं है, सरकार ने नहीं बनाया है, हम सरकार नहीं है, वगैरह वगैरह, सेक्शन 2H को डिफाई करने को। मगर एक चीज वो भूल गए, उसमें 4 ट्रस्टीज हैं अभी, प्राइम मिनिस्टर और 3 और मिनिस्टर्स एक्स ऑफिशियो। क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, वो इसके ट्रस्टी हैं। अगर वो मिनिस्टर नहीं होते तो ट्रस्टी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि फलाना राजनाथ सिंह इसका ट्रस्टी है, ऐसा नहीं है। वो डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या होने की वजह से ट्रस्टी है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कंट्रोल करते हैं या नहीं, और किसके हिसाब से कंट्रोल करते हैं। कहना है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल नहीं करते, ये तो बहुत ही बड़ी तौबत है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। जब मेरे देश का प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर कुछ भी काम करता है एज एक्स ऑफिशियो, बिकॉज वो इज अ मिनिस्टर, वो सिर्फ देश की सरकार के लिए काम करता है, वो प्राइवेट कुछ काम कर ही नहीं सकता है। ऐसा कहना तो मतलब बहुत ही बड़ा लांछन होगा। इट्स एन एक्यूजेशन ऑफ करप्शन जो सरकार खुद पे ले रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक ही प्रॉब्लम है, वो ये डिफाई कर रहे हैं, शायद उनको समझ में आई है कि गलती है, बट अब वो डिपेंड कर रहे हैं कि 1-2 साल तो कमीशन में लग जाएगी और फिर 10-12 साल कोर्ट्स में निकाल लेंगे, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये बहुत ही दुख की बात है। ये मैंने देखा है कि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस पैसा लेती है, ये करती है, मगर वो सब कहते हैं हमको आरटीआई में नहीं आना है, हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, लोग हमसे पूछे, ये हमें नहीं चाहिए। मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड, कई लोगों को आपको पता होगा, मुंबई में मेट्रो है बरसों से घाटकोपर तक की, और लोगों को पूछे कि ये किसकी कंपनी है तो सब कहते हैं भाई ये तो रिलायंस की कंपनी है। मुझे पता था कि कुछ पैसा सरकार ने डाला था, तो इसके लिए मैंने कुछ सूचना मांगी मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड से। उन्होंने कहा मिस्टर गांधी आपको अंग्रेजी समझ में आती है, हम मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये तो अंबानी की कंपनी है, हम क्यों आपको कुछ सूचना देंगे। मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया और ये मैंने पाया, और ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट में 780 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, 780 करोड़ कैश, और 600 करोड़ की जमीन प्रोजेक्ट को दी है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो 600 करोड़ की जमीन भी दी है। रिलायंस से कितना पैसा डाला होगा? 380 करोड़ रुपया। 380 करोड़ रुपया रिलायंस का, 780 करोड़ रुपया मेरा, 600 करोड़ की जमीन मेरी, और कहते हैं रिलायंस की कंपनी है। ये कैसे? इक्विटी
74% रिलायंस की है, 26% गवर्नमेंट की है। ये बड़ा जादू है। अगर हम सब सीख जाते तो हम सब पैसे वाले हो जाते, अब्जोपति हो जाते। ये कैसे होता है? ये हिसाब कैसे बैठता है कि भाई 380 करोड़ आप डालो, 780 करोड़ मैं डालूं और 600 करोड़ की जमीन दो, और मेरा 26% स्टेक और आपका 74% स्टेक। 780 करोड़ जो सरकार ने दिया है उसको दो लेबल लगाए हैं। 600 करोड़ को कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने को 600 करोड़ देना पड़ेगा। इक्विटी सरकार की 180 करोड़ और रिलायंस की 380 करोड़। वो इक्विटी उसलिए 24-26% और 74% हो गई। मेरे हिसाब से सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो देश में है, ये सब पब्लिक अथॉरिटीज है और आरटीआई के तहत आने ही चाहिए। गैर कानूनी तरह से, गलत तरह से वो मना कर रहे हैं। मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड ने तो माना, फिर कमीशन में मैं गया तो कमीशन ने माना और ऑर्डर पास किया कि आप पब्लिक अथॉरिटी है, आपको सूचना देनी पड़ेगी। मगर सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सूचना आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार की पार्टनरशिप है और सरकार की पार्टनरशिप आपकी और मेरे तरफ से है। You and I are the partners of all public-private partnerships. We are shareholders effectively. Right to information का मतलब क्या है? Right to information means the right to information accessible under this act, which is held by or under the control of any public authority and includes the right to inspection of work, documents, records. आप work inspect कर सकते हैं, document inspect कर सकते हैं, records inspect कर सकते हैं। एक 20 साल का लड़का है, कृष्णा गुप्ता, भाईंदर में, उसने कहा कि मुझे सरकारी अस्पताल इंस्पेक्ट करनी है, और उसने इंस्पेक्ट की और ये पाया कि कुछ जो कॉस्टली इक्विपमेंट वहां पे है वो नहीं है, कुछ रिपेयर में दी गई है जो आई नहीं है, और अभी मैंने सुना है कि वहां पे कुछ तब्दीली हो रही है, कुछ फर्क पड़ रहा है। तो वर्क का भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं रास्ते का इंस्पेक्शन करो। अगर आपका रास्ता बहुत ही खराब है, अगर आप पूछेंगे आरटीआई के तहत कि रास्ते की कंडीशन क्या है, वो बोलेंगे ठीक है, क्यों, हमारे पास रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं है। अगर एक इलीगल बिल्डिंग खड़ी है और आप कहेंगे मुझे यहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी है, इसका डिटेल दो, वो बोलेंगे हमारे इस रिकॉर्ड पे तो बिल्डिंग ही नहीं है। मगर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि हम साथ में इंस्पेक्ट करेंगे और उसके फोटो निकाल के उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं, और वो सरकारी रिकॉर्ड हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके फाइल्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। जनरली आरटीआई का इस्तेमाल इसमें होता है, फोटोकॉपी लेते हैं, सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, नोट्स लेते हैं जाके फाइल्स में से। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल का सैंपल भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अनाज जो पीडीएस में आता है वो बहुत बुरे क्वालिटी का है, आप अनाज का सैंपल ले सकते हैं, उसको टेस्ट करवा सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सरकारी अस्पताल में दवाई फेक है या आफ्टर एक्सपायरी डेट की है, उसका भी आप सैंपल लेके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है रास्ते में जो कंक्रीट बन रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है, या किसी सरकारी बिल्डिंग में जो कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है वो पुअर क्वालिटी का है, उसका भी आप सैंपल लेके टेस्ट करवा सकते हैं। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपीज एटसेट्रा एटसेट्रा। सीसीटीवी फुटेज भी इसमें आ गया, और ये बहुत महत्व का सूचना के अधिकार का एक तबक्का हो सकता है, क्योंकि अभी कई जगहों पे सीसीटीवी लगाए गए हैं, और खास तौर पे पुलिस स्टेशन में टॉर्चर वगैरह की बातें होती है, पुलिस स्टेशन में भी सीसीटीवी होते हैं, उसका फुटेज भी आप ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 3। Subject to the provisions of this act, all citizens shall have the right to information. किसको सूचना का अधिकार है? भारत के सब नागरिकों को, सब सिटीजन्स को। कुछ सूचना मना की जा सकती है क्या? कानून कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सिर्फ ये कानून में कहा है कि क्या सूचना दे देंगे, उसको छोड़ के बाकी सब सूचना आपकी है, क्योंकि आप मालिक है। और ये कोई सरकारी अफसर ये क्या कि आपको मना कर सकता है क्या कि भाई मेरा तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है? सवाल है नहीं। कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, इस कानून में सेक्शन 8 और 9 में लिखा है। सेक्शन 9 कवर्स कॉपीराइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहेंगे कि मुझे किसी फिल्म की डीवीडी दे दीजिए सेंसर बोर्ड को, तो वो नहीं दे सकते क्योंकि किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंज होगा। अगर कॉपीराइटेड बुक है उसका आप कॉपी नहीं मान सकते।
वो सेक्शन 9 है। उसके अलावा सेक्शन 8 में 10 कैटेगरीज हैं ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको छोड़ के बाकी सब इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ये कंपलसरी है। ये कानून के तहत सेक्शन 8(1) या सेक्शन 9 को छोड़ के बाकी सब सूचना आपको मिलनी चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा है, ये सीक्रेट है, ये देने से नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा वो कानून देखता है, और कानून ने ये देख लिया है। और सेक्शन 8(1) जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, उसको छोड़ के आप मालिक हैं, सब सूचना आपको मिलनी चाहिए। सेक्शन 4 इज सपोज्ड टू द हार्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड्स duly cataloged and indexed in a manner and form which facilitates the right to information under this act, and ensure that all records that are appropriately computerized are within a reasonable time and subject to availability of resources, computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated. ये एक्ट को 15 साल हो गए, मगर ये सैटिस्फैक्टरली हुआ ही नहीं। और ये हो सकता था, ये कानून का प्रॉमिस था। इसके लिए जो मैंने अंडरलाइन किया है, एक्ट में अंडरलाइन नहीं है, ये मैंने अंडरलाइन किया है, इसको जरा गौर से देखिए। जब तक हम पेपर फाइल से काम करेंगे, ये होना बड़ा मुश्किल है। पारदर्शिता डिजाइन से, इवन पारदर्शी अफसर होना चाहे तो भी उसके लिए मुश्किल है। ये कानून ने ये प्रॉमिस उसलिए दिया था that all records that are to be appropriate to be computerized, सब कुछ कंप्यूटर में हो सकता है within a reasonable time and subject to availability of resources, computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated. आज ज्यादातर सरकारी ऑफिस में कंप्यूटर है, और कहीं नहीं है तो कंप्यूटर देना आज बड़ी बात नहीं है। स्कूल के बच्चों को अभी आजकल सरकार की तरफ से टैबलेट्स दिए जाते हैं। नेटवर्क पूरे देश में, हम लोग अभी आज नेटवर्क से ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप अलग अलग शहरों में बैठे हैं, मुझे पता भी नहीं है आप कौन से शहर में, मगर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कनेक्शन है इसके लिए। इसका असर क्या होता है, ये आपसे मैं 2 मिनट शेयर करना चाहूंगा। ये मेरा एक सपना है कि ये कानून को हम अगर ढंग से सेक्शन 4(1)(a) को हम इंप्लीमेंट करवाने, तो पूरे भारत की गवर्नेंस बदल सकती है। ये काफी कॉमन एक्सपीरियंस है कि कोई सिटीजन जाता है किसी सरकारी दफ्तर में, तो उसको कहते हैं कि फाइल भेजता नहीं है, फाइल नहीं मिल रहा है। 100 रुपये दिया तो फाइल मिल जाएगा, 200 रुपये दिया तो रिकॉर्ड बंदी हो जाएगा, 500 दिया तो रिकॉर्ड निकाल दिया जाएगा, 1000-2000 दे दिया तो पूरी फाइल गायब हो जाएगी। ये बहुत कॉमन है, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं। और थोड़े लाख रुपए दे दिए तो मुंबई महाराष्ट्र के मंत्रालय में आग लग गई थी, वो कुछ लाख रुपए दिए होंगे। मैंने सुना है नीरव मोदी के जो इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, वो इनकम टैक्स ऑफिस कहती है कि वो उधर ही खा गई, उन्हें कीड़े मकोड़े खा गए। ये बहुत ही कॉमन चीज है, और भारत का 30% करप्शन ऐसे होता है क्योंकि पेपर फाइल्स हैं। एक चीज सोचिए। दूसरा एक छोटा सा चीज बताऊं आपको। सपोजिंग एक फाइल दाणू के कलेक्टर के ऑफिस में है, वहां से उसको अगर मुंबई भेजना है तो फिजिकली वो फाइल ट्रैवल करनी पड़ती है, पेपर फाइल मंत्रालय में जाएगी। अगर मंत्रालय से आगे शायद दिल्ली भेजनी पड़ेगी वो फाइल, तो वो फिजिकली जानी पड़ेगी। और ये भ्रमण में टाइम बहुत लगता है। उसके अलावा चेंजेस बहुत हो सकते हैं, करप्शन बहुत हो सकता है, फाइल गायब हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही कुछ हो सकता है। अगर ये कंप्यूटर पे आज सब टाइपिंग कंप्यूटर पे होता है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। अगर प्रिंट आउट ही ना निकाला जाए, कंप्यूटर में ही वो फाइल ईमेल से ट्रांसफर कर दी जाए, दाणु से समझ लीजिए मुंबई भेजना है मंत्रालय में, मंत्रालय से समझ लीजिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जाना है और जवाब आना है, ये सब 1 घंटे के अंदर खत्म हो सकता है। जबकि पेपर फाइल होने से इसको महीनों लग जाते हैं, और वो महीनों में कहीं गायब हो जाती है, कहीं छुपा दी जाती है, कहीं चोरी कर ली जाती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको अगर हम करवा लें, मेरा कहना यह है कि पूरा रिकॉर्ड्स अपना कंप्यूटर पे होना चाहिए, पेपर फाइल्स रखनी नहीं चाहिए। भारत के कानून ये परमिट करते हैं। कुछ कहते हैं कि पेपर कंप्यूटर में डिलीट हो गया तो क्या हो गया, अरे उसका बैकअप आप रख सकते हैं, 2 शहर पे बैकअप रख सकते हैं, ताकि अगर अर्थक्वेक भी आया,
आग भी लग गई तो आपका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और अगर कोई चेंज करे तो किसने चेंज किया, कब, उसके पहले क्या था, ये सब कंप्यूटर के जरिए पता चलता है। आज अपनी पूरी बैंकिंग व्यवस्था, लोग कहते हैं सिक्योरिटी नहीं होगी, अरे देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था कंप्यूटर पे चलती है। अगर वो चल नहीं सकती तो पूरे बैंकिंग की व्यवस्था खत्म हो जाती। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको कोई लोग कहते हैं बस हमें सूटना चाहिए, फाइलों बराबर करो। ये पेपरलेस ऑपरेशन अगर कर लिया तो हजारों करोड़ का पेपर फाइल्स वगैरह बच जाएंगी, कई हजार पेड़ बच जाएंगे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 30% कम से कम करप्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स की छेड़खानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं हम लोग मिलके इसका कुछ करेंगे। इस पे जोर मैं देखता नहीं हूं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी नहीं देते, न और कोई देता है। वैसे सेक्शन 4 के तहत 17 points under 41B, 17 such other information as may be prescribed. This is the heart of the RTI Act. ये इसका हृदय है। इसको हम बराबर कर लिए तो बाकी पारदर्शिता ऑटोमेटिक हो जाएगी। Unsatisfactory implementation, computerization is the key. Proper implementation could improve working efficiency. It would also make the PIO's job easier. दूसरा भी एक देखा गया है कि 50% इंफॉर्मेशन जो आरटीआई की होती है वो सेक्शन 4 में खुद ब खुद प्रकट होनी चाहिए। और सरकारी दफ्तर अगर देखें कि कौन सी उनको आरटीआई एप्लीकेशन आ रही है और टॉप 10 कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन खुद डिस्प्ले करना शुरू करें हर साल, तो भी बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर मैं वापस दोहराता हूं, अगर कंप्यूटर, कुछ लोग कहते हैं सरकार में कंप्यूटर्स चल नहीं सकते, नेशनलाइज बैंक्स कंप्यूटर्स पे ही काम करती हैं। मैं जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर था तो मेरी ऑफिस लास्ट 2 साल में पेपरलेस थी, कोई पेपर नहीं होता था, सिर्फ कंप्यूटर पे काम होता था। ये मुमकिन है, इसके लिए मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि ये इंसिस्ट करना शुरू करें आप। अच्छा, अभी ठीक है, चलिए सूचना क्या है ये हम समझ गए, मगर किससे सूचना मांगेंगे, कौन हमें सूचना देगा? कानून कहता है कि एवरी ऑफिस टू हैव अ पीआईओ, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 डेज, वो तो काम का हो गया, ऑफ द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट designated as many officers as the public information officer in all administrative units or offices. जो भी पब्लिक अथॉरिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या ऑफिस है वहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है, वो गैर कानूनी है। अगर बहुत छोटी ऑफिस रही, समझ लीजिए एक पंचायत है एक गांव की, तो वहां पे एपीआईओ का प्रबंध हो सकता है, मतलब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो इंफॉर्मेशन आरटीआई की एप्लीकेशन लेके पीआईओ को भेज दे। मगर कोई भी सरकारी दफ्तर ये नहीं कह सकता कि हम आपकी सूचना के अधिकार की अर्जी नहीं लेंगे, ये गैर कानूनी है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जनरली पीआईओ कहते हैं, अंग्रेजी में जनमाहिती अधिकारी कहते हैं, सूचना अधिकारी कहते हैं। A person who requests to obtain any information under this act shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made. जो भी राज्य होगा उसकी जो लोकल लैंग्वेज होगी उस भाषा में, अंग्रेजी में या हिंदी में। मगर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जवाब मेरी भाषा में दे। जवाब जो भी भाषा उस ऑफिस में यूज होती होगी उस भाषा में जवाब मिलेगा। An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him. कई लोग कहते हैं, जो लोग पावर में है, कि ये बहुत बेकार प्रोविजन है, कारण के बिना क्यों ऐसा परेशान करने का हमको? अरे भाई, सूचना मेरी है, मेरी घर की कबाट मैं कितनी बार खोलूं बंद करूं उसके लिए मुझे कोई कारण देने की जरूरत नहीं है। जो मेरी मालिक की है उसके लिए मुझे कोई कारण देना सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर इसके लिए मुझे कारण देना पड़ेगा तो कल को बोलने के लिए कारण देना पड़ेगा, वोट करने के लिए कारण देना पड़ेगा। मेरा आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसके लिए कोई रीजन न देने की जरूरत पड़े। On receipt of a request under section 6, PIO shall, as expeditiously as possible, in any case within 30 days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9. 30 दिन के अंदर पीआईओ की जिम्मेवारी है कि आपको सूचना दें या रिजेक्ट करें। फी का बात है, कितनी फी, ये रूल्स बनाने का जिसमें फीस और फॉर्मेट है या नहीं ये लिखा है,
ये हर राज्य को और हर असेंबली को अधिकार दिया गया है कि वो अपना फी स्ट्रक्चर कह सके। ज्यादातर राज्यों में 10 रुपए की एप्लीकेशन फी है, बीपीएल के लिए फी नहीं है, और केंद्र सरकार में भी 10 रुपए की फी है, मगर कुछ राज्यों में 20 रुपए 50 रुपए तक की फी है। अगर आपको सूचना देनी है, समझ लीजिए 100 पेज है, तो वो आपसे फी मांग सकता है 2 रुपए प्रति पेज की। तो उसको बताना चाहिए कि ये सूचना 100 पेज की है, उसको 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से 200 रुपए आपको देना है। तो ये उसको बताना चाहिए, या रिजेक्ट करना चाहिए फॉर एनी ऑफ द रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 एंड 9। कानून क्लियर कहता है सिर्फ सेक्शन 8 और 9 के तहत ही सूचना मना की जा सकती है। If PIO fails to give decision on the request for information within the period specified, he shall be deemed to have refused the request. और ये बिना कारण रिफ्यूजल हुआ जिसके लिए PIO को पेनल्टी का प्रोविजन लग सकता है। ये बहुत महत्व की बात है। सेक्शन 8 के 9 में या तो मना करें या आपको सूचना दे दे, फी लेनी है तो फी ले ले, और 30 दिन का कैसे गणित होता है ये बताते हैं आगे। PIO must give details of further fees representing the cost of providing the information, जैसे मैंने कहा 2 रुपए प्रति पेज, together with the calculations made to arrive at the amount। कैलकुलेशन देना चाहिए कि इतना पेज ये इंफॉर्मेशन होगा। ये ऐसे नहीं कह सकते कि आप 2000 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, ऐसा नहीं कह सकता। At the amount in accordance with fee prescribed under subsection 1, requesting him to deposit that fees, and the period intervening between the dispatch of the said intimation and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of 30 days। उसका कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा लूंगा। Person making the request for information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limit specified। 30 दिन में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपको मुफ्त इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। 30-day पीरियड कैसे गिनेंगे? PIO receives RT application पहला दिन। After X days, PIO sends letter asking additional fee, 30-day clock stops। Additional fees paid, 30-day clock starts। Information sent after Y days, X plus Y should be less than or equal to 30 days। If RT application is transferred, 35 days। अगर हाँ, ये बात बताना भूल गया आपको, अगर आपने गलती से, आपको सोचना चाहिए कि ये सूचना कहाँ होगी, कहाँ अप्लाई करना, कौन सी दफ्तर में ये सूचना होने की संभावना है, और वहां पे हो सके वहां तक RT एप्लीकेशन करनी चाहिए। मगर समझ लीजिए आपको नहीं पता है, आपको लगा कि सूचना का ये इंफॉर्मेशन पुलिस थाने में होगी, तो आपने पुलिस थाने को पोस्ट से या खुद जाके दे दी। वो आपकी इंफॉर्मेशन दिए बिना वापस कर सकते हैं क्या कि ये म्युनिसिपैलिटी में है या पंचायत में है? नहीं, कानून ये कहता है कि उन्हें 5 दिन के अंदर ट्रांसफर करना है RT एप्लीकेशन, और वो कहीं भी नहीं ट्रांसफर करना है, जब PIO के पास ये सूचना है उसको ट्रांसफर करना चाहिए। तो अगर ऐसे ट्रांसफर करना है उसके लिए 5 दिन का टाइम दिया जाता है, तो ऐसे केस में 35 दिन का टाइम है, अदरवाइज 30 डेज का टाइम है। अभी RTI एप्लीकेशंस करने में मैं कुछ बात आपको बताऊंगा, एक मिनट। RTI एप्लीकेशन स्मॉल, ब्रिस्क और फोकस्ड रहनी चाहिए। जब आप RTI एप्लीकेशन करते हैं तो ये सोचिए कि मैं इसको कैसे स्मॉल और छोटी बनाऊं, और बहुत फोकस, मुझे क्या सूचना मिलने से मेरा फायदा होगा। मैंने देखा कुछ लोग लंबी लंबी कहानी लिख देते हैं, रामायण लिख देते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो करने में PIO अच्छा हो तो भी उसको भी कंटाला आता है, और ये जायज नहीं है कि हम ऐसे कुछ भी पूछते जाए। सोचिए मुझे क्या मुद्दा कुछ प्रूव करने को, कुछ काम करने को चाहिए, उतने तक ही आप सूचना मांगिए। और ये मैं कुछ मेरी अर्जियों की उदाहरण दे रहा हूं। मेरे हिसाब से ज्यादातर मेरी जो अर्जी होती है वो 100 वर्ड से कम होती है। तो मैं कुछ सैंपल्स आपको बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे। I want a photocopy of the layout approval and the building proposal given for 3-phase apartments at Worli close to Mahakali Nalla। As per the approved plan, the distance of the building from Mahakali Nalla। ये ऐसा केस था जहां नाले के ऊपर बिल्डिंग बनाई गई थी और वो इलीगल था। If there has been any violation, the construction, if any action has been taken, I want a photocopy of the letter by which the action has been initiated। 1, 2, 3 खत्म कहानी। 2, ये दूसरी RTI एप्लीकेशन है। I want a copy of the minutes of the public
मीटिंग ऑफ द पब्लिक हियरिंग, पब्लिक हियरिंग करनी होती है। कई बार पब्लिक हियरिंग किए बिना ऐसे ही लोग आगे चले जाते हैं। इसके लिए ग्राम सभा में भी बहुत चीजें होती है जो ग्राम सभा की अप्रूवल के बिना नहीं की जा सकती हैं। तो ग्राम सभा की भी मीटिंग्स आप मांग सकते हैं। कई बार ये होता है कि ग्राम सभा की मीटिंग भी ऐसे ही बिना कुछ किए रिकॉर्ड बनाया जाता है। हेल्ड ऑन 15/7/2019 along with the file notings and comments of the officers. If there are any norms for inspection and maintenance of roads, I want a copy of the same and designation of officer responsible for doing this work. If there are inspection reports of the roads, I want a copy of these. कई जगहों पे प्रोविजन होता है कि रोड्स को इंस्पेक्ट करना चाहिए कुछ पीरियड पे, वो इंस्पेक्ट करते नहीं है, ऐसे कुछ भी लिख देते, तो उस पर भी आप उनको पकड़ सकते हैं। You have by your letter given me information at Exhibit 3 about encroachment of 16.5 acres at your Mankhurd premises by Ramji Tak, Mohan Goel and Popular Beverage. I want the following information about these. Dates on which encroachment occurred, details of action taken in these matters by the society to remove encroachments. The copy of the MOU signed between Jairat, Secretary Industries, Maharashtra State and Dow Chemicals. Copy of the IEM report submitted by Dow for this project. Copies of any other communications in this, including all file notings. इसको आप देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे ही होना चाहिए नहीं, बट ये शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। I want to copy the contract signed for the construction of the Hancock Bridge along with the specifications. रास्ते का, एनीकट का, कलवर्ट का, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। इंस्पेक्शन के लिए कई लोग पूछते हैं कि कैसे मैं RTI बनाऊं। I want to inspect the files relating to so and so matter, फाइल नंबर या जो भी है। I will bring Mr. कई बार आपको लगता है कि कोई किसी मदद की जरूरत है तो वो भी लिखिए। I will bring Mr. So and so to assist me in the inspection. He suggests 2 dates with the time at which I could come for the inspection. I will identify the documents for which I want photocopies at the time of inspection. Please ensure that the pages of the file are numbered. अभी हम यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे। एक तो क्वेश्चंस और दूसरा एक छोटा एक्सरसाइज करना चाहता हूं हम लोगों के साथ। अगर आप लोग सहकार्य दें, इसके बाद हम सेक्शन 8 वगैरह अगले हफ्ते ले लेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपके दिमाग से अगले 5 मिनट में RTI में क्या मांगेंगे ऐसे काल्पनिक सोच लीजिए या लिख लीजिए या जबानी कह दीजिए, छोटा हो बड़ा ना हो, ताकि अगर कुछ मेरे समझाने में कोई गलती हो तो मैं उसको करेक्ट कर सकूं। यदि आपसे 5-10 लोग हाथ खड़े करके अगर करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स, इस जो हमने आज कवर किया है आगे के सत्र में बाकी कवर करेंगे। तो आयोग का आदेश का पालन न करना, उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा तो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, मगर वो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो महंगा पड़ता है। हाँ। दो पॉसिबिलिटीज है वैसे। प्योरली सेफ सही कहूं कि कुछ तो मैं कह दूं हाई कोर्ट में जाइए आप। हाई कोर्ट में जाना महंगा भी पड़ता है, टाइम का भी कोई ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, उसलिए मैं नॉर्मली लोगों को ये सजेस्ट करता हूं आप कंप्लेन कीजिए, और कमिश्नर अगर सेंसिबल है तो ये कंप्लेन को डेफिनेट एंटरटेन कर सकता है। कानून में वो प्रोविजंस हैं। अच्छा, के तहत, क्योंकि ऐसे ही आप कंप्लेन करें तो वो ऑर्डर नहीं दे सकता है इंफॉर्मेशन देने को। आपने कंप्लेन क्या की कि आपके आदेश का पालन नहीं हुआ, तो मेरा राइट डिनाय हुआ, इसके लिए मैं कंप्लेन कर रहा हूं। इस केस में कमीशन पेनल्टी भी लगा सकता है, इंफॉर्मेशन समन करके भी बोल सकता है कि भाई आप, और अगर वो नहीं माने तो उनके लिए समन्स के बाद अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। मेरे साथ ऐसा एक केस हुआ था जब मैं दिल्ली में कमिश्नर था। एक स्कूल थी जो एडेड स्कूल थी। जी जी, मैंने इंफॉर्मेशन देने को बोला, उन्होंने नहीं दिया, हम नहीं देखते, क्या कर लेंगे। तो मैंने उसको बुला के कहा, उसके प्रिंसिपल को, मैंने कहा देखो मैं अभी समन्स भेजूंगा और आप समन्स का पालन नहीं करेंगे तो मैं अरेस्ट वारंट भेजूंगा। तो नेक्स्ट टाइम उनके ट्रस्टी जो थे मेन और वो प्रिंसिपल साथ में आए, ट्रस्टी ने मुझे कार्ड बताया, ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। तो अडवाणी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, तो उनको ये लगता था कि मैं तो बहुत बड़ा हूं। मैंने कहा आप कोई भी हो, 25,000 का ड्राफ्ट लेके आए वो पेनल्टी का, और इन्फॉर्मेशन भी लेके आए। तो ये अधिकार कमीशन को है। अब वो कमीशन वो अख्तियार करेगा ये नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। बाकी हाईकोर्ट तो है ही सही।
अच्छा, इसमें इसमें एक चीज और कर सकते हैं, यदि वो थर्ड पार्टी बना रहे हैं तो बाया लोअर कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। नहीं, लोअर कोर्ट कोई नहीं इसका देखेगा, किसी कोई अपील कोर्ट में नहीं हो सकती है कमीशन के निर्णय के सामने। सिर्फ रिट में आप अप्रोच कर सकते हैं, रिट में हाई कोर्ट ही सुन सकता है, लोअर कोर्ट नहीं सुन सकता है इसको। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा था कि यदि कोर्ट के माध्यम से इंफॉर्मेशन मांगी जाए स्कूल से। नहीं, आपको तो जाना पड़ेगा आरटीआई के जरिए। ऐसे ही आप बोलेंगे कोर्ट को कि आप इंफॉर्मेशन मांगो तो कोर्ट तो इंफॉर्मेशन मांगेगी ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीएम केयर फंड की जब बात हुई, यदि आप उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा 2-3 पन्ने का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें लिखा है कि वॉलंटरी डोनेशन, और वॉलंटरी डोनेशन की बात कर रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने प्रोफेसर और स्टाफ है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि उनका पैसा जबरदस्ती क्यों काटा गया जो पीएम केयर फंड में डाला गया है। और दैट मैटर के मेरे ख्याल से उसमें तो कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुई है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है। तो एक तरफ तो ये पब्लिक के पैसे लेने की बात संविधान में कह रहे हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम पब्लिक बॉडी नहीं है बिकॉज यू हैव रिसीव्ड पब्लिक फंड। मैं आपको इसको थोड़ा आरटीआई के मुद्दे से अगर देखूं तो पब्लिक फंड्स लेने से पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनता है। मुद्दा यह है कि सवाल ये, उन्होंने पैराग्राफ लिखा है 5.3 उनके ट्रस्ट डीड में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सरकार नहीं है, हमको सरकार का कंट्रोल नहीं है। मगर ये तो ऐसी बात हो गई कि आप कल को ट्रस्ट बनाइए या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और उसमें लिख दीजिए मेमोरेंडम में कि हम इनकम टैक्स हमको नहीं लागू होगा। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको कानून से इनकम टैक्स लागू होता है तो होता है। अब सवाल यह है कि उनका ये कहना है कि ये सरकारी कंट्रोल नहीं है। मेरा ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इस देश का एक्स ऑफिशियो है। जब खुद प्राइवेट किसी क्लब में मेंबर हुए तो हो सकता है वो कह सकते हैं मैं प्राइवेट है ये, मगर एक्स ऑफिशियो है। चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर है वो ट्रस्टी है, चूंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है वो ट्रस्टी है। तो ये कहना कि नहीं मैं सरकार की तरफ से नहीं काम कर रहा हूं, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। ये तो ऐसा हो जाएगा कि कल को किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे फॉरेनर के, बोलेंगे मैं तो पर्सनल बात कर रहा हूं, मैं ये सरकारी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे हो ही नहीं सकता। ये मखौल बना दिया है उन्होंने। किसी ने उनको गलत एडवाइस दी है मेरे ख्याल से, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली दोष दूंगा, मगर किसी ने गलत एडवाइस दी है और ये कह के कि नहीं नहीं ऐसा हमने पैराग्राफ डाल दिया तो आप छूट गए। मगर पैसा लेने से वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनता है नवीन भाई। ठीक है, इसकी एक साथ में दूसरे सवाल खड़ा होता है, इसी के पीएम केयर फंड का ही बात कर रहे हैं। सीएसआर फंड के अंदर उन्होंने कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी पैसे ले लिए। सीएसआर फंड का मतलब ही है कि उनको जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया स्पेसिफिक का डेवलपमेंट के लिए वो फंड है। सोशल जिसको कहें कि सिक्योरिटी है टाइप की, उनके लोगों की जिनको डिस्प्लेस किए हो या उनके प्रदूषण से मार खा रहे हो। और यहाँ पर वो तो पब्लिक फंड है, इट इज अ पीएसयू पब्लिक फंड, उसको जबरदस्ती ले लिया गया है। It is violation of the CSR law. It is not violation of RTI. मतलब Okay. कानूनी तौर पे हम कहेंगे तो इट इज वायलेशन ऑफ सीएसआर। तो आप कह सकते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कि ये सीएसआर का वायलेशन है। मगर आरटीआई की जहां तक बात है, सीएसआर से आया पैसा उससे वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनेगा। मगर पब्लिक अथॉरिटी बनता है इस वजह से है कि वो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। उन्होंने ऐसे लिख दिया तो जैसे ये तो ऐसे हो गया, आप बोलेंगे मैं इनकम टैक्स मेरे को लागू होगा, ऐसे थोड़ी होता है। और किसी को या तो अगर आरटीआई आपके किसी भी दिमाग में आए तो आप बोलिए कि मैं ये मांगना चाहता हूं, तो मैं आपको शायद अगर मैंने समझाया नहीं है ढंग से तो शायद मैं आपको वो क्लैरिफाई कर सकता हूं, किसी भी चीज का किसी को आरटीआई करना हो तो। अगला सवाल वसीम आलम जी, अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल कुछ आपका सवाल दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो सर, मैं हाँ सर, मेरा एक सवाल ये था सर कि सर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होता है ना सर, उससे बहुत सारे वर्ड का सर ना डिफिनेशन हम लोग को पता नहीं होता है सर, तो हम आरटीआई में सर उसका डिफिनेशन कैसे मालूम कर सकते हैं? अगर डेफिनेशन रिकॉर्ड पे है तो मालूम कर सकते हैं, अगर रिकॉर्ड पे नहीं है तो नहीं मालूम कर सकते। नहीं, हमने एक बार आरटीआई लगाया सर, मतलब हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी उनको लगाया था, तो बोले कि आपका काल्पनिक सवाल वो शायद शब्दों उन्होंने बराबर नहीं इस्तेमाल किया, मगर रिकॉर्ड पे है वो सूचना है, रिकॉर्ड पे नहीं है वो सूचना नहीं है। तो आपने ये पूछा होगा कि ये शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसा ना?
नहीं, हमने पूछा सर कि ये जो रजिस्टर 2 होता है ये आपके डिपार्टमेंट के अनुसार क्या हो, इसका तात्पर्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपको वापस कह रहा हूं, ये चीज क्लियर समझ लीजिए, रिकॉर्ड में है वो सूचना है, एक्सप्लेनेशन देना सूचना नहीं है। इट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, नॉट राइट टू इंटरोगेशन। ये कल्पना नहीं है सूचना के अधिकार के तहत कि आप पूछेंगे और पीआईओ उसका जवाब कहीं से लाके देगा, किसी को पूछेगा कि भाई इसका जवाब क्या है। जो सूचना, आप ये सोचिए कि क्या रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मांग सकता हूं। जी सर। तो उनका कहना जायज था, ऐसा मुझे लग रहा है जो आप बता रहे हो उससे। अच्छा सर, 1 मिनट और मुझे समय दिया जाए सर, बस 1 मिनट सर। बताइए बताइए। मैं इसका हवाला देते हुए कहा था सर कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो है सर, वो 16 अक्टूबर 2015 को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक बात कही थी सर। उन्होंने ये कहा था कि नागरिकों को न सिर्फ दस्तावेज की प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार है, बल्कि उन्हें लोक प्राधिकरणों से सवाल पूछने और जवाबदेही की मांग करने का भी अधिकार है। वो बकवास किए थे, कानून समझे बिना ऐसे ही वो बोलने को बोल गए थे। नेता लोग बहुत कुछ बोलते हैं भाई, नेता लोग क्या और भी लोग बोलते हैं, मगर वो कानून में उसका कोई तथ्य नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। वसीम जी, आप कुछ जो कानूनी किताबें हैं ऐसे इस तरह के रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिलेटेड ऐसे ले सकते हैं जिनमें काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होता है, और जो वर्ड्स की बात है वो सारा भी ऐसे अलग अलग भाषाओं में जो लीगल पब्लिकेशंस करते हैं उन लोगों के साथ में ये उस पब्लिकेशंस में अवेलेबल होता है, सभी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये तो मैं उड़ीसा का हूँ तो ये उड़ीसा के लिए उड़िया भाषा का लिया हुआ हूँ, हिंदी में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपको पर्टिकुलर वर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, स्पेसिफिक वर्ड्स। ये इस तरह के भी रहते हैं, सर्वे सेटलमेंट का है। और वासिम भाई, जो प्रधानमंत्री ने कहा, अगर वो सचमुच उनकी सिंसियरिटी होती तो पीएम केयर्स का तो देते सूचना, जो सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी है। तो नेता लोग बोलने को बहुत कुछ बोल देते हैं। पारदर्शिता में एक बताऊं दोस्त, और ये मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूं, मैंने देखा है कि कोर्ट्स भी पारदर्शी होना नहीं चाहते। वो सबको ये लगता है दूसरे को पारदर्शी होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ चीजें हैं, जैसे आपने कुछ अगर एप्लीकेशन दिया तो सवाल ये उठा था बीच में, एक आरटीआई कॉन्फ्रेंस में एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे सब, कि भाई अगर हम आरटीआई एप्लीकेशन देते हैं तो हमारा नाम और पता बताना चाहिए या नहीं। और मेरे हिसाब से बताना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं लागू होता है। मगर सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, नहीं हमारा आरटीआई एप्लीकेशन नहीं दिखाना चाहिए। तो ये मेरा तजुर्बा है कि सब लोग को ये लगता है दूसरे को पारदर्शी होना चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पे आए तो मुझे नहीं करना है। ये कॉमन एक फीलिंग है, नेताओं की भी है, कोर्ट्स की भी है, जजेस की भी है, और वो तो छोड़िए आरटीआई एक्टिविस्ट की खुद की वो है, जो कहते हैं बाकी सब पारदर्शी होना चाहिए, मुझे पारदर्शी होने की जरूरत नहीं है। I have a problem. Yes, sir. There is a housing society. They have not held a general body meeting for 6 years. They have not filed the balance sheets for 6 years. I applied to them for last 3 years balance sheets. He didn't provide me. He said uske pehle wali mere paas hain. Yeah. And he gave them to me with just a stamp. So at that time I said, ये नहीं, वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को साइन करना वो नहीं है, आप इसको ले जाओ ना, हो गया। तो मैं ले गया, मैंने कोई बात नहीं। Now I am finding that is very wrong, and it would be very nice to have got it at that time. So that is a proof that they were aware of this and they have taken no action. This was in March of 2019. Yeah. Now I applied again, and they have given me in writing that they don't have the balance sheets. But they have given me, first I applied for certified copies of the balance sheets. They provided me certified copies. But the fact is that they don't have certified copies. They were never filed. I filed a second application. You see, these balance sheets they gave me was submitted by the other side in an application to the deputy registrar to take action against the society as an annexure, as an exhibit. So the balance sheets have not been filed for 6 years. Yeah. So when I realized that, after receiving the certified copies, he's certifying without having received them. He's taking it out of a legal file, exhibit file. This is a criminal offense. You're giving me a false. I agree. There are two routes. One is the RTI route, by which you can say that wrong information was given to me. He can be penalized 25,000 rupees.
as far as the commissioner is concerned. The other thing is, as you rightly pointed out, it's a police offense. It's a criminal offense. For that, you have to go to the police. I mean, these are different routes, my friend. For police action, I will have to take the permission of the Joint Divisional Registrar, or straight away. I'm not sure of that. That I will not comment on. I'm not too clear about this. You can also make a complaint to the ministry or the minister or the secretary saying that this has happened. So these are the normal routes. RTI wise, I can tell you, you can file a complaint with the commission saying false information was given to me, give the evidence, penalty can be levied on him. All right. Second thing, now I applied to them to give me certified copies. So now he agreed, and they have given me in writing that they have not been filed. So I have even the proof of them, one, giving me certified copies. What clear evidence? This is a condition of our RTI. That document ही नहीं मिलते हैं और वो ढूंढने कहते हैं. ये RTI की कंडीशन नहीं है दोस्त, ये पूरे देश के सरकारों की कंडीशन है. हकीकत में पूरे देश, उसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो सिर्फ कंप्यूटर पे होने चाहिए. पेपरलेस वर्किंग करेंगे तभी हमारा कुछ सुधार होगा, नहीं तब तक बहुत मुश्किल है. मगर जनता भी इसके कोई डिमांड नहीं करती है. कोई नहीं कहता है कि कंप्यूटराइज करो, पेपरलेस करो. ये डिमांड ही नहीं खड़ी होती है. शैलेश जी, सेकेंडली, पुलिस में किस सेक्शन में आएंगे ये? For what offense? I'm not sure. What is the offense? But what is the offense? Giving a false document? I will come back, sir. Shailesh bhai, just a minute. You, Mr. Khosla ji, whatever the questions are there, you write to us, send it to us. We will discuss with an IPS officer and come back to you. Maybe maximum 48 hours. He can be the best person to answer about the police matter, not the. This is the RTI platform, sir. All right. Where do I contact you, sir? You can give me your email ID here in the chat box. We will come back to you. Okay, just now. Yes, Shailesh bhai. And incidentally, on this issue of computers and electronic working, with Forum, we are organizing a webinar on this Saturday at 6 p.m., 6 to 8 p.m. ना, Praveen bhai? वर्चुअल कोर्ट्स के लिए तो आप जरूर अटेंड कीजिए, आप में से जिसको भी इंटरेस्ट हो, because we are talking of this, but we are talking of courts only in that. हाँ, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कुछ भर्ती निकाली गई थी. 2018 का मामला है. इसमें मेरे एक मित्र की सिस्टर का भी मामला था और उसको वो क्या कहते हैं, उसने रिजर्वेशन की उसमें अपना रिजर्वेशन नहीं लिया था और जनरल में अप्लाई किया था और उसका जो मार्क्स था वो रिजर्वेशन से ज्यादा आया था, लेकिन उसको ये कह के भर्ती में शामिल नहीं किया कि उसका कैटेगरी में मार्क्स कम है, जबकि उसका जनरल के हिस्से से मार्क्स था और उसने जनरल के लिए किया था. तो ये तो एक अलग इशू था, लेकिन उन्होंने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसमें नीचे सबसे लास्ट में एक ये पॉइंट लिखा कि इस भर्ती प्रक्रिया पे कोई भी सूचना अधिकार कानून नहीं लागू होगा. तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? ये सही है या ये ऐसा है कि आप कह दें कि मैं इनकम टैक्स मुझे नहीं लागू होगा जी, तो वो जितना कानूनी तौर पे सही है उतना ही इनका ये कहना सही है और उतना ही पीएम केयर्स का कहना सही है. पीएम केयर्स भी यही कह रहा है. अब तो पीएम केयर्स जब ऐसा कहेगा तो अगला सवाल नहीं इस पे क्या किया जा सकता है ये तो बताइए मेरे को. एक मिनट. कमीशन में आप अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये कंप्लेंट कर सकते हैं इसके सामने. वहां पे आरटीआई डालिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आरटीआई डालिए और वो कहेंगे हम नहीं है. उसके बाद आप कमीशन में जाइए उसके सामने अपील में, और कमीशन अगर ढंग से सोचेगा तो वो पेनल्टी भी लगाएगा, आपको उसको बताएगा कि तुम्हें सूचना देनी पड़ेगी. जैसे मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड में भी जब मैं गया उन्होंने कहा पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, मगर फिर बाद में अल्टीमेटली उन्होंने एग्री किया और कमीशन ने ऑर्डर दिया कि आपको सूचना देनी पड़ेगी. जी अगला सवाल. हाँ सर, मेरा सवाल है कि जब अपन है ना प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ जाते हैं वो तो हम लोगों को एक एप्लीकेशन अपने लेटर देते हैं कि भाई आपका इस दिन सुनवाई है, लेकिन सुनवाई लेते नहीं, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? आप जाते हैं क्या सुनवाई के लिए? हाँ, सुनवाई के लिए जाने के बाद भी वो सुनवाई नहीं लेते, वो एब्सेंट रहते उस दिन. इसका तो
आप कंप्लेन कर सकते हैं अगेन कमीशन को या उसके सीनियर ऑफिसर को कि ऐसा बुलाया था। दूसरा भी एक आप लोगों को बताऊं, हम लोग महाराष्ट्र में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोविड के टाइम पे हम लोग ये कह रहे हैं कि वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए, ऐसे ही जैसे हम लोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे करें, कुछ करें। और कोर्ट ने भी ये माना है, ऑर्डर नहीं निकाला है, मगर महाराष्ट्र सरकार ने भी सर्कुलर निकाला है कि वर्चुअल हियरिंग सब क्वासी जुडिशियल बॉडीज को करनी चाहिए। तो आप लोगों को भी वो करवाना चाहिए, बट वो हाजिर नहीं रहने पे तो गलत है। अब वो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब सूचना के अधिकार के तहत इसका कोई डायरेक्ट नहीं कुछ आएगा। हाँ, बिहार का एक मामला है, तो जिले में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय। हाँ जी। वो पिछले 15-20 साल से लगातार बंद है, और उसके बारे में कोई सूचना पूछने पर कहा जाता है कि ये खत्म हो गया है, जबकि उसमें किताब भी सड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है और सब जीर्ण जीर्ण अवस्था में है। उसका क्या करना चाहिए हमें? उसकी वो कौन चलाता था, ऐसे कुछ पता है आपको? सरकार चलाती थी सर। सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट? ये तो पता नहीं चल रहा है सर। अगर वो नहीं पता चलता तो सीएम के ऑफिस में आरटीआई लगाइए कि भाई ये ऐसी ऐसी फलानी जगह पे ये है, इसका कुछ पूछ लीजिए। सीएम के ऑफिस से कानूनी तौर पे उन्हें ट्रांसफर करना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट है उसको। जी, डीएम ऑफिस से पूछ लिया सर। अगर आपको लगता है डीएम ऑफिस हो सकता है तो वहां पूछिए। देखिए वो आप, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कौन ऑफिस उसको लगता है, इसके बारे में मेरे पास तो एक काम करते हैं, जब बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो सीएम या पीएम के ऑफिस में लगाते हैं, मगर ये नॉर्मली नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि शायद ये डिपार्टमेंट में है तो वो डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहिए। जब कभी आयोग से भी कोई एक्शन नहीं होती है, हाई कोर्ट में जाने के बाद उसका खर्चा भी बहुत आता है। ये तो मैं भी मानता हूँ, इसके लिए मैं लोगों को हाई कोर्ट जाने का साधारणतया नहीं एडवाइस करता हूँ, क्योंकि वो भी लॉटरी है। हाई कोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है कि ढंग से न्याय होगा। बराबर है सर। तो इसलिए तो बात ऐसी कि आरटीआई अधिनियम जो है उसके तहत तो अगर से हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां पे भी न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या करें हम लोग सर? देखिए, पूरा देश एक दिन में नहीं सुधर जाएगा। अगर सुधर जाता तो बहुत अच्छा होता प्रवीण भाई, और हम जैसे लोगों को, हम सबको कुछ काम ही नहीं होता। बराबर है। सोसाइटी परफेक्ट कभी नहीं होती है, और उसको थोड़ी बेहतर बनाने की कोशिश होती है हम सबकी। और ये कोशिश वैसी है, जो चीज एकदम सड़िया हुआ है उसको हम ठीक कर पाएंगे या नहीं मालूम नहीं, बट कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा सुधार होता है। जैसे हम जनता का दबाव लगाते हैं आरटीआई के जरिए, तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, ऐसा हमें महसूस होता है। Shailesh, are cooperative housing societies covered by the RTI? Just because they are a cooperative housing society, they are not covered. Except the exception is अगर administrator appoint हुआ हो, of course if they are substantially financed by government or controlled, this control is through an administrator. Just because there is a registrar of societies, it is not considered controlled. So for a period that the society was under the control of an administrator, we can ask for information? Now this is tricky. See, if the administrator is currently there, you can ask. If the administrator is not there, then it's a tricky situation. There was a period when the society was with the office bearers, then the administrator, now office bearers. Now, therefore, technically it's a peculiar case. Right now it's not under control, therefore they are not liable to give you information. When the administrator was there, if you had asked, administrator was liable to give you information. But this kind of situation I have not faced, I will not be able to give you any specific answer on this. So if an administrator comes again, then he has to provide all the information. Then he has to provide, absolutely. That's an interesting, that's very interesting. मेरा एक सवाल था सर। हाँ जी। सुझाव भी था, सुझाव ही कहा जाए इसको। मैं जैसे बोल रहे थे सर, आपकी किसी वीडियो ऑफिस में या जो जहाँ जनसंपर्क के काम हो रहे हो, वहाँ सीसी कैमरा या ये सब चीज लगाने की बात है, तो हम क्यों नहीं एक ऐसा प्रारूप तैयार कर लिया जाए जिसको हम अपने डिफरेंट जगह जहाँ ऐसी गलतियां हो रही हो वहां दे के कुछ
RTI करके उसको ठीक करते। नहीं, मैं आपका सुझाव समझा नहीं अनफॉर्चुनेटली। मेरा कहना ये है कि BDO ऑफिस जैसे है, CO ऑफिस है, इस टाइप से, या फिर मनरेगा ऑफिस है, ये सब जगह में कहीं भी कोई कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, एक ड्राफ्ट ऐसे होनी चाहिए जनरल, जो आप आपकी बात समझ गया, अभी समझ गया। नहीं, देखिए एक चीज समझ लीजिए, सूचना के अधिकार में वो ताकत नहीं है कि CCTV लगा सके, वो कोर्ट या कोई कर सकता है। सूचना का अधिकार का कानून ये नहीं कह सकता है कि आप वहां पे लगाओ, ऐसा कोई अधिकार आयोग को नहीं है। आप कहें कि जनता का प्रेशर लाएं, पॉलिटिकल प्रेशर लाएं, असेंबली में पास करवाएं कानून, वो अपनी जगह है बात, मगर सूचना के अधिकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे उनको कहा जाए कि आप CCTV लगाएं। जो रिकॉर्ड है वो मिलेगा। ये कहने का पहले तो कोर्ट में जैसे पास हो चुका है कि वहाँ सीसी कैमरा लगाना है। पुलिस थानों के लिए कहा गया है। कोर्ट से अगर आदेश आए तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा सूचना के अधिकार में वो आदेश नहीं दिया जा सकता है, अगर कोर्ट आदेश दे तो हो सकता है। तो पास हो चुका है ना सर? नहीं, कोर्ट में जो पास हुआ है वो पुलिस थानों के लिए है। हाँ, तो वही करेंगे, वहां से शुरू करेंगे। हाँ, तो पुलिस थाने में तो कानूनी तौर पर उन्हें रखना चाहिए, लेकिन है नहीं। उसके लिए फिर अभी दो ऑप्शंस हैं, या तो पुलिस के हायर सीनियर अफसरों को कंप्लेन कीजिए कि ये कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रही है, अगर वो नहीं सुने तो कोर्ट में जाना पड़े। एक थोड़ी सी टेढ़ी उंगली करेंगे तो हो सकता है ये भी पता चल जाए कि अगर उस थाने में कितना खर्चा हुआ है इस मैटर के लिए, या उस पूरे जिले में कौन कौन से थाने में कितना खर्चा हुआ है CCTV के मामले में, और उसका बिल्स दीजिए तो ये निकल आएगा। हाँ, ये भी सही है। हो सकता है कि CCTV खरीदा गया, बिल लिया गया, खरीदा भी ना गया हो, बिल लिया और एक्चुअली नहीं लगा, ये भी मुमकिन है। बहुत बढ़िया, सही बोले, यही करना चाहिए, सही बोले जी। हेलो, कुछ पूछना है? हेलो सर। हेलो, मेरा सवाल शैलेश जी से है। हेलो, हाँ बोलिए विनय जी। एक आधा आदमी अगर से किसी ने गुनाह किया है और वो तहसील ऑफिस से संबंधित गुनाह है, लेकिन वो RTI में जब जानकारी मांगते तो वो बोलते उनका पर्सनल जानकारी नहीं दे सकते। ये गलत है। बुधवार के दिन हम एग्जामिशन की बात करेंगे, तब इस चीज की आपको मैं चर्चा करके बताऊंगा कि कानूनी तौर पे वो गलत है, वो गलत पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। बुधवार के दिन, उस दिन इस पे हम चर्चा कर पाएंगे। उसके बाद आपको कुछ सवाल होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा सर। बुधवार के दिन हम एग्जामिशंस की बात करेंगे और अपील्स की बात करेंगे और थोड़ी बातें करेंगे, तो जरूर आइएगा आप सब। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग आएंगे। RTI का कानून, उसके बाद आप जितना मुझे आता है आपको आ जाएगा। अब मैं राधा लखन जी से प्रार्थना करूंगा कि आज का वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें, आभार दर्शन करें। जी सर, आज का कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक और ज्ञानवर्धक रहा। हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रवीण पटेल जी के, नरेंद्र पटेल जी को, जिन्होंने ऐसी कार्यक्रम का आयोजन कर बिहार वासियों को और हम लोगों को उत्साहवर्धन किया है। अच्छी जानकारी मिल रही है। हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें का क्वालिटी क्वांटिटी सब बढ़ने की संभावनाएं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। और माननीय शैलेश गांधी जी, जिन्होंने बहुत पूर्ण तरीके से RTI के तहत ज्ञान उन्होंने प्रदान किया है, कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। इसको हम लोग व्यवहार में भी लाएंगे और लोगों के बीच में इन बातों को ले जाएंगे, ताकि इन बातों का फैलाव लोगों तक हो। केवल हम ही लोग सीख लें, इससे कुछ पूरा नहीं हो पाता है। हमारे हरेंद्र भाई जी जितना मेहनत कर रहे हैं बिहार में, काफी प्रशंसनीय है। ये उन्हीं का योगदान है
कि जो बम्बई में जाकर के इस मीटिंग में हम शामिल हुए थे, आज पूरे बिहार में हम लोग घर बैठे मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, आरटीआई के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। हम हरेंद्र भाई जी को, माननीय शैलेश गांधी जी को, माननीय प्रवीण पटेल जी को, नरेंद्र पटेल जी को और अन्य तमाम प्रतिभागी संस्थागत सिविलियंस को अपनी ओर से, बिहार की ओर से, बिहार की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।